खबर लीबिया से सामने आई है, जहां पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सबसे छोटे बेटे सैफुल इस्लाम गद्दाफी की हत्या कर दी गई है। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की उम्र 53 साल थी और उनके वकील खालिद अल जहदी तथा उनके राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला उस्मान ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए उनकी मौत की पुष्टि की है। हालांकि हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान को लेकर अभी कोई ऑफिशियली तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लीबियाई मीडिया आउटलेट फवासेल मीडिया के अनुसार अब्दुल्ला उस्मान ने कहा कि हथियारबंद लोगों ने गद्दाफी को उनके घर में मार डाला। ये घटना जिंतान शहर में हुई है, जो राजधानी त्रिपोली से करीब 136 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बाद में गद्दाफी की राजनीतिक टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि 4 नकाबपोश हमलावर उनके घर में घुसे और ये एक कायराना और सुनियोजित हत्या थी। बयान में दावा किया गया कि सैफ अल इस्लाम ने हमलावरों का सामना किया और हमलावरों ने सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए ताकि अपने अपराध के सबूत मिटाए जा सके। इस घटना के बाद त्रिपोली स्थित हाई स्टेट काउंसिल के पूर्व प्रमुख खालिद अल मिस्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की तत्काल और पारदर्शी जांच की मांग की है। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी के पास कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं था, लेकिन वर्ष 2000 से 2011 के बीच उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी और सत्ता का दूसरा सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था। 2011 में जब लीबिया में विद्रोह हुआ और अंत मुअम्मर गद्दाफी की हत्या कर दी गई, तब सैफ अल इस्लाम ने खुले तौर पर सत्ता के लिए संघर्ष किया। विद्रोह के दौरान उन्होंने चेतावनी दी थी कि लीबिया में खून की नदियां बहेंगी और सरकार आखिरी गोली तक लड़ेगी। उसी साल त्रिपोली के पतन के बाद वे नाइजर भागने की कोशिश में पकड़े गए और जिंतान में कैद कर लिए गए। 2017 में उन्हें आम माफी के तहत रिहा किया गया और तब से वे जिंतान में ही रह रहे थे। सैफ अल इस्लाम पर 2011 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगे थे और वे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा वांछित थे। 2015 में त्रिपोली की एक अदालत ने उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। रिहाई के बाद वे लंबे समय तक भूमिगत रहे क्योंकि उन्हें हत्या का खतरा था। 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे लीबिया की राजनीति में जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया और उनकी उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया के ठप होने की एक बड़ी वजह बनी। अब उनकी हत्या ने एक बार फिर लीबिया के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह देश कभी स्थिरता की ओर बढ़ पाएगा या सत्ता संघर्ष और हिंसा का यह दौर यूं ही जारी रहेगा? इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान से आज एक बड़ी खबर भी सामने आई है, जहां शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित जन्नत आबाद इलाके के एक बाजार में भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का घना गुबार फैल गया, जो तेहरान के कई हिस्सों से साफ दिखाई दिया। स्थानीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह लगी इस आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के इसमें घायल होने या मरने की सूचना नहीं मिली है। तेहरान इमरजेंसी सेवाओं के अनुसार ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद बहनिया ने बताया कि आग में अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है। सरकारी टीवी के मुताबिक ये आग जन्नत आबाद के उस बाजार में लगी है जहां बड़ी संख्या में दुकानें और अस्थायी स्टॉल मौजूद थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जलाल मलिकी ने कहा कि आग इतनी भयानक थी कि वह शहर के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रही थी। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बाद में मलिकी ने बताया कि आग को कंट्रोल में ले लिया गया है और अब धुआं हटाने तथा अलग अलग जगहों की जांच का काम किया जा रहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी INRNA के अनुसार दमकल कर्मी ये कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं आग दोबारा न भड़क उठे। इस घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और सोशल मीडिया पर आग और धुएं के वीडियोस तेजी से वायरल होने लगे। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, जिससे एक बड़े हादसे को टाला जा सका। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और नुकसान का अंदाजा किया जा रहा है, लेकिन
अधिकारियों का ये भी कहना है कि सबसे बड़ी राहत यह है कि इस बड़े बाजार हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच आज वॉशिंगटन डीसी में अहम मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों नेताओं के रिश्ते पिछले 1 साल से लगातार तनावपूर्ण रहे हैं और एक दूसरे पर खुले तौर पर आरोप प्रत्यारोप और धमकियां दी जाती रही हैं। खास तौर पर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति और कोलंबिया की मादक पदार्थों के खिलाफ जंग को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव गहराता गया है। पेट्रो का ये व्हाइट हाउस दौरा 3 फरवरी को हो रहा है और ये मुलाकात उस घटना के ठीक 1 महीने के बाद हो रही है जब अमेरिका ने एक चौंकाने वाले सैन्य अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को काराकास से अगवा कर लिया था, जिससे पूरे लैटिन अमेरिका में भारी उबाल देखने को मिला था। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में पेट्रो अमेरिका के साथ बिगड़े कूटनीतिक रिश्तों को संभालने की कोशिश करेंगे, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके थे। 65 वर्षीय वामपंथी नेता पेट्रो ट्रंप की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का विरोध किया है, बल्कि इजराइल के गजा युद्ध की भी खुलकर आलोचना की है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। पिछले महीने तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप ने आरोप लगाया कि कोलंबिया अमेरिका में अवैध इलीगल मादक पदार्थों की बाढ़ ला रहा है और इसके लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे डाली थी। हालांकि अमेरिका और कोलंबिया के रिश्ते हमेशा इतने खराब नहीं रहे हैं। 1819 में स्पेन से आज़ादी के बाद अमेरिका उन पहले देशों में शामिल था जिसने कोलंबिया को मान्यता दी थी और दशकों तक दोनों देशों के बीच सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग बना रहा। लेकिन शीत युद्ध और मादक पदार्थ युद्ध और अमेरिकी हस्तक्षेपों ने समय समय पर इन रिश्तों में दरार डाली। कोलंबिया में फार्क जैसे सशस्त्र विद्रोही संगठनों और मेडलिन तथा काली कार्टेल जैसे गिरोह के खिलाफ अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद नशे का कारोबार पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उन्होंने कोलंबिया को मादक पदार्थों के मुद्दे पर चेतावनी दी थी, जबकि जो बाइडेन के दौर में रिश्तों में कुछ नरमी आई और कोलंबिया को नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया। लेकिन जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटते ही हालात फिर बिगड़ गए। पेट्रो ने अमेरिकी नौकाओं पर हमलों को तानाशाही करार दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में यहां तक कहा कि ट्रंप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने गजा युद्ध को लेकर भी अमेरिका और इजराइल पर तीखा आरोप और हमला बोला है, जिसके बाद अमेरिका ने पेट्रो का वीज़ा रद्द कर दिया था और बाद में उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पेट्रो को कोलंबिया में मादक पदार्थों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अमेरिका अब कोलंबिया को कोई सहायता नहीं देगा। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद ट्रंप ने कोलंबिया को भी बीमार देश बताते हुए यहां तक कह दिया था कि बोगोटा की सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोलंबिया के खिलाफ भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है, तो ट्रंप ने कहा कि यह उन्हें ठीक लगता है। इसके जवाब में पेट्रो ने कहा कि वे अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बाद में अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में पेट्रो ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ ड्रग्स के खिलाफ सहयोग बनाए रखना चाहती है। ऐसे में आज की ये मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। यहाँ दुनिया की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या टकराव ये सिलसिला बातचीत में बदलेगा या तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा।